हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है CAIB ऑफिसर्स ऑन ट्रैक बैच में। और आज हम आपके साथ जुड़े हैं फीडबैक थ्रू क्लाइमेट सर्वे, यानी जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं, एम्प्लॉइज के सेटिस्फेक्शन की हम बात करेंगे और हम फीडबैक की बात करेंगे, एम्प्लॉय फीडबैक की रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। JAIB CAIB बाय अरविंद सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। साथ ही साथ आपके लिए हमारा ये QR कोड है, अगर इससे सर्च ना हो तो इससे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले एम्प्लॉय फीडबैक की बात करेंगे। क्या होता है एम्प्लॉय फीडबैक? जब हम एम्प्लॉय फीडबैक की बात करते हैं तो सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय एट वर्क प्लेस इज कंसीडर एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल, अपने टारगेट को अचीव कर पाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनको सेटिस्फाइड होना चाहिए, यानी सेटिस्फैक्शन और ऑफ एम्प्लॉय एट वर्क प्लेस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एक लाइन में अगर हम कहना चाहें तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय एट वर्क प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन? वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को आगे बढ़ते देखना चाहती हैं, आगे और भविष्य में उन्नति करना चाहती हैं। ऑल दीज नोन एज प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन। सो प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस ऑलवेज ट्राई टू गेट द रेगुलर फीडबैक। प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो एम्प्लॉय से समय समय पर रेगुलर बेसिस पर फीडबैक ले रही होती हैं फ्रॉम द एम्प्लॉय ऑन वेरियस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स, है ना, अलग अलग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स को यूज किया जाता है। एंड न्यू इनिशिएटिव टेकन इन दिस रिगार्ड थ्रू सम सेटिस्फैक्शन और क्लाइमेट सर्वे। और इसी में एक नया कंसेप्ट क्या है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के माहौल को समझना चाहते हैं तो एम्प्लॉय से जब फीडबैक लेते हैं तो हम किसके थ्रू लेते हैं? क्लाइमेट सर्वे के थ्रू भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो वर्क प्लेस है उसके रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है। नाउ इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल, है ना, इनफॉर्मली अबाउट द एटीट्यूड एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। तो जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उन एम्प्लॉयज के सेटिस्फैक्शन के रिगार्डिंग जो भी हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन को जो गैदर्ड करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, या तो फॉर्मल तरीके से भी और इनफॉर्मल तरीके से भी। ठीक है। तो हम पहले तो ये समझेंगे कौन कौन से मेथड हमारे फॉर्मल होते हैं। फॉर्मेट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लाइमेट सर्वे, है ना, क्लाइमेट सर्वे। अब ये जो सर्वे किया जा रहा है वो वेल डिफाइंड क्वेश्चनरीज के थ्रू भी किया जाता है, वेल डिफाइंड क्वेश्चनरीज के थ्रू किया जा सकता है, अलग अलग सर्वे ऑर्गेनाइज करके भी किया जा सकता है। सो ETC एक्सेट्रा बहुत सारे पार्ट होते हैं। वही इनफॉर्मल का भी तरीका होता है अलग अलग। तो हमें यह देखना है कि एम्प्लॉय से रिलेटेड जो, या एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और एटीट्यूड से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको जब हम गैदर करते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। So this information is used to refining and fine tuning the policy initiative from time to time। अब जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर्ड की है इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे लिए किया है एज अ ऑर्गेनाइजेशन, हम अपनी जो भी पॉलिसीज हैं, है ना, उनको रिफाइन कर पाते हैं या फाइन ट्यून कर पाते हैं समय समय पर। जब हम फॉर्मल लेवल पे इंफॉर्मेशन या फीडबैक को गैदर करते हैं तो इसके लिए हम वेल डिजाइन क्वेश्चनरीज का उपयोग करते हैं, हम साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, साथ ही साथ हम सजेशन स्कीम्स का भी लाभ उठाते हैं जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन मिल पाए। वहीं जब हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की तरफ जाते हैं, यानी हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल तरीके से जब हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं तो हम फेस टू फेस बात भी करते हैं, यानी कन्वर्सेशन करते हैं। फेस टू फेस कन्वर्सेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सचेंज अमंग द कलीग्स। साथ ही साथ हम इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, वाटर कूलर कन्वर्सेशन के तहत भी हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अब अगर हम टाइप ऑफ एम्प्लॉय फीडबैक की बात करें तो दो प्रकार से हम फीडबैक कलेक्ट करते हैं। एक होता है रेगुलर फीडबैक, नॉर्मल जो हम लेते हैं, एक होता है क्लाइमेट सर्वे। क्लाइमेट का मतलब होता है माहौल, सर्वे का मतलब है वर्क स्टेशन पे जो माहौल है उससे, उसके रिगार्डिंग जो हम मतलब जो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट सर्वे।
तो जब हम क्लाइमेट सर्वे की बात करते हैं तो सिसर बेस्ड ऑन द सर्वे कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स प्रोवाइड सम इंसाइट इनटू करंट एचआरएम प्रैक्टिस। अब इनने क्या कहा कि एक सिसर एक व्यक्ति थे जिन्होंने ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स के नाम पर कुछ इंसाइट्स प्रोवाइड किए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रैक्टिकल या कहते हैं ना, इन्होंने एक असेसमेंट किया जिसमें सेवरल थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉइज क्रॉस सेक्शन ऑफ 28 डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी 28 ऑर्गेनाइजेशन में से इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय को इस सर्वे में यूज किया, जिनसे 15 फैक्टर्स पे सर्वे किया गया। कितने फैक्टर्स पे? 15 फैक्टर्स पे सर्वे किया गया, ठीक है, इन देयर वर्क सिचुएशन, जो 15 फैक्टर थे वो उनके वर्क सिचुएशन से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे? वर्क सिचुएशन से रिलेटेड थे। तो यहां पे स्ट्रांगली एक्सप्रेस दैट दे वर लीस्ट सेटिस्फाइड विद द अपॉर्चुनिटीज दे हैड टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो इस सर्वे से सबसे पहला पॉइंट क्या निकला कि वो सबसे कम सेटिस्फाइड थे, लीस्ट सेटिस्फाइड थे, क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग में कम से कम पार्टिसिपेशन मिल रहा था। They also voiced they did not get enough information about business objective, goal and plan of the organization। इन्होंने उसके प्रति आवाज भी उठाई कि इनको ना तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव पता होता, ना गोल पता होता, ना ही ऑर्गेनाइजेशन का प्लान पता होता। सो एम्प्लॉइज वर ऑल्सो रिलेटिवली डिससेटिस्फाइड किससे थे? कि उनका जो रिवॉर्ड सिस्टम था या उनका जो रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी रिवॉर्ड सिस्टम से क्या थे वो? डिससेटिस्फाइड। तो अब यहां पे 3 पॉइंट, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जब पूछा जाए कि वो लीस्ट सेटिस्फाइड किससे थे, लीस्ट सेटिस्फाइड किस चीज से थे ससर के अनुसार, तो लीस्ट सेटिस्फाइड के लिए रीजन था कि उनको डिसीजन मेकिंग में किसमें? डिसीजन मेकिंग में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, है ना, डिसीजन मेकिंग में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी। दूसरा, उन्होंने वॉइस किसके खिलाफ उठाई कि उनको जो बिजनेस टारगेट वगैरह होते थे, उन्होंने वॉइस उठाई बिजनेस ऑब्जेक्टिव, गोल और प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पता नहीं होता था। बिजनेस ऑब्जेक्टिव, गोल्स एंड प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये उनको पता ही नहीं होते थे, ठीक है दोस्तों। और वो डिससेटिस्फाइड किससे थे? डिससेटिस्फाइड किस चीज से थे? डिससेटिस्फाइड थे वो किस चीज से? रिवॉर्ड सिस्टम से। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब फीडबैक थ्रू क्लाइमेट सर्वे के थ्रू फीडबैक की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन यूज टू मेजर एम्प्लॉइज परसेप्शन ऑफ द प्रिवेलिंग क्लाइमेट इन द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड क्लाइमेट सर्वे। तो सबसे पहली बात, क्लाइमेट सर्वे क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन जिन मेजर्स को यूज करती हैं जिससे वो एम्प्लॉय की सोच या परसेप्शन को पता करने की कोशिश करती हैं, है ना, किसके रिगार्डिंग? वर्क प्लेस के क्लाइमेट के रिगार्डिंग। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लाइमेट सर्वे कहते हैं, है ना, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात की जाती है। द फीलिंग दैट एम्प्लॉय हैव अबाउट द कंस्ट्रेंट्स ऑन द ग्रुप रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, कम्युनिकेशन चैनल्स, ठीक है, डेलीगेशन एंड अथॉरिटी। अब इनका कहना है कि अगर कोई एम्प्लॉय क्या सोचता है, स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो ग्रुप हैं, रूल रेगुलेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, है ना, कम्युनिकेशन चैनल्स हैं या डेलीगेशंस हैं, उनके पास पहुंचने में या उनके साथ बात करने में या उनके थ्रू अपनी बात पहुंचाने में क्या क्या कंस्ट्रेंट का सामना करना पड़ता है। सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है द फीलिंग ऑफ बीइंग योर ओन बॉस, जब लोगों को अपना खुद का बॉस बनने की फीलिंग आती है। क्लैरिटी ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट एंड पियर्स, क्या सभी को, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, जो आपके सुपीरियर हैं, क्या है? सुपीरियर हैं, ठीक है। सुपीरियर के साथ साथ अगर हम बात करें सबऑर्डिनेट हैं, कौन है? सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक, या जो आपके पीर्स हैं, है ना, साथ में काम करने वाले हैं। तो इनकी अगर बात की जाए तो इनको क्या अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर है, रोल एंड
रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर है या नहीं? ठीक है। रिवॉर्ड, द फीलिंग ऑफ बीइंग रिवॉर्डेड फॉर द जॉब डन वेल। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो क्या उसको ये एहसास या ये महसूस होता है कि उसे मतलब रिवॉर्डेड महसूस होना चाहिए। परसेप्शन अबाउट द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम, उसकी क्या सोच है रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग। और परसेप्शन अबाउट पे एंड प्रमोशन के रिगार्डिंग, तो रिवॉर्ड पे हम डिस्कस करते हैं। फिर रिस्क की बात करते हैं, क्या रिस्कीनेस एंड द चैलेंजेस इन द जॉब, आपके जॉब में क्या आपके जो अधिकारी हैं या ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेटेड रिस्क लेने को अलाउड इंकरेज करता है या आपको इंकरेज करता है कि आप सेफ एंड खेलिए। तो उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? रिस्क से। कहां से मिलती है दोस्तों? रिस्क से। ठीक है। फिर इसके बाद आती है जो बात हमारी, वो आती है किसके रिगार्डिंग? वॉर्मथ। वॉर्मथ माने होता है थोड़ा शिष्टाचार से रिलेटेड है। जनरल फीलिंग ऑफ फेलोशिप प्रिवेल्स इन द वर्क ग्रुप एटमॉस्फेयर एंड प्रिवलेंस ऑफ इनफॉर्मल सपोर्टिंग कल्चर एंड सोशल ग्रुप। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो क्या आपको मतलब साथ वाली फीलिंग आती है या नहीं? आपके वर्क ग्रुप एटमॉस्फेयर कैसा है ना? क्या आपको इनफॉर्मल सपोर्ट कल्चर या सोशल ग्रुप बनाते हैं या सपोर्ट मिलता है? तो उसकी बात वार्मथ से होती है। फिर आता है सपोर्ट, द परसेप्शन अबाउट द हेल्पफुलनेस ऑफ द मैनेजर्स एंड अदर एम्प्लॉइज। जैसे कोई एक एम्प्लॉय है तो उसका मैनेजर उसके लिए हेल्पफुल है ना, या अदर एम्प्लॉइज उसके हेल्पफुल हैं ग्रुप में, तो इनकी बात की जाती है सपोर्ट पे। एम्फेसिस ऑन म्यूचुअल सपोर्ट फ्रॉम अबव एंड बिलो इन द हायरार्की। ठीक है, डन है। तो अबव माने अधिकारी लोग, बिलो माने सबऑर्डिनेट, आपकी मदद कर रहे हैं या नहीं। फिर स्टैंडर्ड्स की बात की जाती है। स्टैंडर्ड्स में क्या आता है? द परसीव्ड इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट गोल एंड परफॉर्मेंस इन स्टैंडर्ड, एम्फेसिस ऑन डूइंग अ गुड जॉब, द चैलेंज रिप्रेजेंटेड इन पर्सनल एंड ग्रुप गोल। तो इसकी बात की जाती है स्टैंडर्ड में। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट, द फीलिंग दैट मैनेजर्स एंड अदर वर्कर्स वांट टू हियर डिफरेंट ओपिनियन। जब साथ में काम करने वाले लोग या मैनेजर आपस में अलग ओपिनियन रखते हैं, है ना, या अलग अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो उस केस पे कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद पैदा होता है। द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अपॉर्चुनिटी एक्सप्रेस द व्यूज एक्सेट्रा। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसा है, या फिर आप अपने बात कैसे कह पाते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है या नहीं, तो उसकी बात यहां पे की गई है। साथ ही साथ आती है आइडेंटिटी की बात। किसकी बात आती है? आइडेंटिटी। जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं, द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, जब आपको यह एहसास हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। परसीव वैल्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन, और आपको ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू मिलती है, एंड वर्क ग्रुप में आपको वैल्यू मिलती है। तो ये सभी हमारे वो पॉइंट होते हैं जिन पे हमें क्या करना होता है? डिस्कस करना होता है। क्लाइमेट सर्वे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखिएगा, क्लाइमेट सर्वे से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो क्लाइमेट सर्वे का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है उन मेजर्स को जिसपे एम्प्लॉय की परसेप्शन, है ना, वर्क स्टेशन पे या वर्क प्लेस पे कैसा माहौल है, उसको पता करने का प्रयास जब ऑर्गेनाइजेशन करती है तो उसे क्लाइमेट सर्वे कहा जाता है। इसे स्ट्रक्चर के आधार पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे, रिवॉर्ड सिस्टम के आधार पे, रिस्क के आधार पे, वॉर्मथ के आधार पे, सपोर्ट के आधार पे, और स्टैंडर्ड कॉन्फ्लिक्ट के आधार पे, और आइडेंटिटी के आधार पे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास, जहां पे हम लोगों ने समझा किस रिगार्डिंग? एम्प्लॉय फीडबैक के रिगार्डिंग और क्लाइमेट सर्वे के रिगार्डिंग। आप सभी के लिए, अगर आप CAIB जून 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे महापैक के साथ। और 6 मंथ महापैक मात्र 3499, 12 मंथ महापैक 4999, और 24 महीने का महापैक 6999 में अवेलेबल है। साथ ही साथ आपके लिए फाउंडेशन 2.0 बैच भी अवेलेबल है, जहां पर आप फाउंडेशन की प्रिपरेशन आप अपने चारों कंपलसरी पेपर की कर सकते हैं। वही महापैक में आपको आपके कंपलसरी पेपर के साथ साथ आपको इलेक्टिव पेपर की भी तैयारी करने का मौका मिलता है। ठीक है दोस्तों, सो यहां पे आपको रेगुलर प्लान 2499, प्रो प्लान 2999 में अवेलेबल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी हमारा बैच चल रहा है समर्थ 2.0, तो जो भी आरबीआई ग्रेड बी के लिए टारगेट कर रहे हैं वो इस बैच के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं। फेज 1 फेज 2 दोनों कवर होता है। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल।